नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एवीसी स्टडीज पर स्वागत है। दोस्तों, इस श्रृंखला में हम आज उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 के पूछे हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप सबके सामने जो पहला सवाल है वह है कि पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जो निम्न में किस भाषा से लिया गया है? फ्रांसीसी, यूनानी, लैटिन या जर्मन? तो इसका सही जवाब है साथियों यूनानी भाषा से। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द यूनानी ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक था। इस नगर राज्यों में नागरिक स्वयं अपना शासन चलाते थे। नागरिकों की इन गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स की संज्ञा दी। इससे संबंधित व्यवस्थित अध्ययन को भी उन्होंने पॉलिटिक्स नाम दिया। अब साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके सामने कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है, यह किसका कथन है? गेटिल, गिलक्राइस्ट, लॉस्की या गार्नर? तो इसका सही जवाब है साथियों गार्नर। देख लीजिए, गार्नर ने अपनी पुस्तक, तो गार्नर की पुस्तक का भी नाम याद रखना है। गार्नर की पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के संबंध में कहा है कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत है। इसका संबंध राज्य के सिद्धांत, संगठन, शासन एवं व्यवहार से है। इसके साथ साथ राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति का परीक्षण, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, इतिहास एवं राज्य के रूपों की जांच पड़ताल तथा जहां तक संभव हो राजनीतिक प्रकृति एवं विकास के नियमों को निगमित करना इसके क्षेत्र में आते हैं। गार्नर ने कहा है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। पॉलिटिकल साइंस बिगिनिंग्स एंड एंड्स विद द स्टेट। अतः राजनीति शास्त्र के अध्ययन का विषय क्षेत्र क्या है? राज्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? प्लेटो, अरस्तु, पॉल जेनेट या लॉस्की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों अरस्तु। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, व्याख्यान दिया है, राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनान के दार्शनिक अरस्तु ने किया था। तो अरस्तु यूनान के थे और उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रखा, जिसका अर्थ राजनीति होता है। अरस्तु ने कई देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की। अरस्तु ने पॉलिटी को वरीयता प्रदान करते हुए इसे सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस की संज्ञा दी। अतः राजनीति शास्त्र का जनक होने का श्रेय अरस्तु को ही प्राप्त है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों कि निम्नांकित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या विलोबी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों विलोबी। देखिए, विलोबी के अनुसार जनता, शासन तंत्र और संविधान राज्य के आवश्यक तत्व हैं। विलोबी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। और डुगुइट और सीले भी हैं जो भूमि को जो है कि राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। गार्नर ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व माना है। अब अगला सवाल है साथियों, इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। किसका कथन है? पुताम्बेकर, सीले, ब्राइस या अब्राहम लिंकन? तो यह कथन है साथियों सीले का। देखिए, इतिहास और नागरिक शास्त्र के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करते हुए सीले ने कहा कि इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास जो है कि वो फल विहीन है। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। यह किसका कथन है? तो विलोबी, मैकाइवर, सीले या गार्नर? तो यह कथन है साथियों मैकाइवर का। देखिए, व्याख्या इसका देख लीजिए। देखिए, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है, जिसके अनुसार राज्य की अचानक उत्पत्ति जैसा कोई दैवीय सिद्धांत और सामाजिक समझौता सिद्धांत मानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये मानते हैं कि राज्य का जो विकास है वह क्रमिक विकास का फल है और इसमें रक्त संबंध ने भी अंशतः योगदान दिया है और रक्त संबंध एकता का प्रथम और दृढ़तम बंधन रहा है। मैकाइवर का कथन है कि राज्य संबंध समाज को जन्म देता है, रक्त संबंध जो है यह समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज जो है वह राज्य को
मतलब कि बढ़ाता है या जन्म देता है। और सर हेनरी मैन ने लिखा है कि समाज के प्राचीनतम इतिहास की आधुनिकतम गवेषणाएं इस निष्कर्ष की ओर इंगित करती हैं कि समूहों को एकता के सूत्र में बांधने वाला प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामितीय भौतिक व मनोविज्ञान की मदद ली? हॉब्स, लॉक, रूसो या जे.एस. मिल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों हॉब्स। देखिए थॉमस हॉब्स ने ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया था। तत्कालीन समय में हॉब्स ने अपने विचारों को वैज्ञानिक आधार पर पुष्ट करते हुए पारलौकिकवाद से मुक्त किया था। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन, राज्य का निर्माण तथा राज्य शक्ति के संदर्भ में हॉब्स ने उक्त सभी तत्वों के आधार पर व्याख्यायित किया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया? दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत या पितृसत्तात्मक सिद्धांत? तो मनु ने जिस संबंध को स्वीकार किया है वह है साथियों दैवीय सिद्धांत। देखिए मनु द्वारा रचित मनुस्मृति में कहा गया है कि जब इस लोक में अराजकता फैल जाने के कारण सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, तब इन सब की रक्षा के लिए प्रभु ने राज्य का सृजन किया। मनु के अतिरिक्त भारतीय राजनीतिक दर्शन में अनेक विचारकों ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत का कौन प्रबल समर्थक है? हेनरी मैन, हेनरी लॉरेंस, क्रैब या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब साथियों हेनरी मैन। देखिए राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत पर हेनरी मैन से जुड़ा है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत जो है वह किससे जुड़ा है? सर हेनरी मैन से जुड़ा है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य परिवार का वृहत रूप है, ऐसे परिवार का जिसमें पिता की प्रधानता थी। हेनरी मैन के अनुसार पितृसत्तात्मक सिद्धांत वह सिद्धांत है जो समाज का आरंभ ऐसे पृथक परिवारों से मानता है जो सबसे अधिक आयु वाले पुरुष वंशज के नियंत्रण व छत्र छाया में एक साथ रहते हैं। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अभी इसके बारे में दिया है क्वेश्चन नंबर 9 की व्याख्या कि इस सिद्धांत के मतलब पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख आधारभूत तत्व क्या हैं? पहला है कि पितृसत्तात्मक परिवार का आधार स्थायी विवाह और गोत्र संबंध था। राज्य ऐसे व्यक्तियों का समूह था जो प्रारंभिक परिवार के एक ही पूर्वज के वंशज थे और परिवार प्रधान के व्यापक और असीमित अधिकार राजनीतिक सत्ता के मूल स्रोत थे। यह प्रधान मृत्यु के समय अपने सभी अधिकार अपने उत्तराधिकारी को देता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में संप्रभुता वहाँ निवास करती है, भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है पूछ रहा है। तो संविधान में या सरकार में या राष्ट्रपति में या जनता में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों जनता में। देखिए भारत में संप्रभुता का निवास जनता में है। संविधान की उद्देशिका में जन संप्रभुता का विचार प्रकट होता है। उद्देशिका में स्पष्ट उल्लेख है कि हम भारत के लोग डैश 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 अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। भारत में संविधान सर्वोच्च है। संविधान के रचनाकार यहाँ की जनता के प्रतिनिधि थे जो जनता के प्रति उत्तरदायी थे। डायसी ने भी इस मत का समर्थन करते हुए कहा था कि विधिक संप्रभुता के पीछे राजनीतिक संप्रभुता रहती है जिसके सामने कानूनी प्रभुसत्ताधारी को क्या होता है? झुकना पड़ता है। तो जनता में जो संप्रभुता का सिद्धांत है वह राजनीतिक संप्रभुता के अंतर्गत आता है या राजनीतिक संप्रभुता ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जॉन ऑस्टिन, हेरोल्ड लॉस्की, ह्यूगो ग्रोसियस या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों जॉन ऑस्टिन। देखिए जीन बोंदा को अपनी पुस्तक द सिक्स बुक्स ऑफ द रिपब्लिक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार प्रयोग करने का श्रेय दिया जाता है। संप्रभुता का एकलवादी या एकात्मक सिद्धांत जिसे जॉन ऑस्टिन ने दिया था के अनुसार संप्रभुता एक ऐसे निश्चित मानव श्रेष्ठ या श्रेष्ठों के समूह में निहित होती है जिसके प्रति समाज के अधिकांश लोग आज्ञाकारिता का पालन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों कि किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में भेद किया? डायसी, सीले, मिल या गार्नर? तो विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में जिसने भेद किया था उसका नाम है डायसी। वो कौन थे? डायसी थे। देखिए
सर्वप्रथम एवी डायसी ने विधिक संप्रभुता एवं राजनीतिक संप्रभुता में अंतर लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के संदर्भ में बताया, जहां विधिक संप्रभु मतलब संसद, राजनीतिक संप्रभु मतलब निर्वाचक गणों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संप्रभुता की अवधारणा प्रमुखतया कैसी अवधारणा है? राजनीतिक, विधिक, या आप देखते हैं विकल्प में क्या दिया है आगे, राजनीतिक, विधिक या दार्शनिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संप्रभुता की जो अवधारणा है वो है साथियों विधिक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, संप्रभुता की अवधारणा प्रमुखतया विधिक अवधारणा है। बोधा, हॉब्स व ऑस्टिन राज्य को ही एकमात्र संस्था मानते हैं जो समाज के लिए कानून बनाता है। कानून की दृष्टि से राज्य की सत्ता अनन्य, सर्वोच्च और असीम है। इस सिद्धांत को ही प्रभु सत्ता का एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसने न्याय को उचितता, फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया? ड्यूक्वी, राइस, डायसी या जॉन रॉल्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों जॉन रॉल्स। देख लीजिए, जॉन रॉल्स जो कि 1921 से 2002 तक था, तो 20वीं सदी के उदारवादी परंपरा के अमेरिकी विचारक हैं। इनकी पुस्तक का नाम अ थियोरी ऑफ जस्टिस, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में इन्होंने न्याय की अवधारणा के विकास में इन्होंने कहा कि न्याय की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण है। इनकी पुस्तक जो है वह न्याय की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण है, और इसमें मतलब इस पुस्तक में इन्होंने आज के उदारवादी समतावादी राज्य के अनुरूप न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया। रॉल्स ने न्याय को उचितता मतलब फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है। इनका न्याय सिद्धांत हॉब्स, लॉक, रूसो की भांति सामाजिक समझौते पर आधारित है। इनके न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत कहा जाता है। इनके अनुसार राज्य का कार्य केवल सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा करना नहीं है, बल्कि सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को उच्चतम सामाजिक आदर्श बनाकर मूल पदार्थ को पुनर्वितरण द्वारा उपलब्ध कराना है। तो यहाँ पे मूल पदार्थ के बारे में इन्होंने क्या क्या बताया है? वेतन, संपत्ति, अवसर, अधिकार, स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, शक्ति, क्षमता, इनका जो है कि पुनर्वितरण करने की बात इन्होंने कहा है। और रॉल्स के अनुसार न्याय पुरस्कार का सिद्धांत न होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। तो रॉल्स क्या कहते हैं कि न्याय का पुरस्कार जो है कि न्याय पुरस्कार का सिद्धांत न होकर किसका सिद्धांत है? क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है? प्लेटो, अरस्तु, संत ऑगस्टाइन या लॉक? तो इसका सही जवाब चाहती हूँ संत ऑगस्टाइन, सेंट ऑगस्टाइन। देख लिए, सेंट ऑगस्टाइन ने 5वीं शताब्दी के प्रारंभ का राजनीतिक दार्शनिक हैं। सेंट ऑगस्टाइन जो हैं वह यह पहला जो है कि राजनीतिक दार्शनिक है जिसने लौकिक और धार्मिक क्षेत्रों के बीच सीमा रेखा खींचकर राजनीतिक दर्शन की उपयुक्त सीमाओं की समस्या सामने रखी। ये क्रमशः राज्य और चर्च के क्षेत्र थे। इनके अनुसार राज्य स्वतंत्र मनुष्यों का शासन है। ऑगस्टाइन न्याय को राज्य का सर्वप्रमुख तत्व मानता है। इसके अनुसार जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। एक अन्य स्थान पर इन्होंने कहा है कि न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अगला क्वेश्चन नंबर 15। हाँ देखिए, अभी 15 की व्याख्या में दिया है कि अन्य दार्शनिकों के अनुसार न्याय की परिभाषा। थॉमस एक्विनास क्या मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने अधिकार देने की निश्चित और सनातन इच्छा जो है कि वह न्याय है। और प्लेटो मानते हैं कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। तो इसको इन्होंने प्लेटो ने न्याय को परिभाषित किया। और क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों कि परंपरागत उदारवाद पहले सूची में दिया है और दूसरी सूची में दिया है। एक पहली सूची दूसरी सूची है, तो पहली सूची में जो पहला चीज़ दिया है वो ये है कि परंपरागत उदारवाद, दूसरा है
उदारवादी आदर्शवाद, तीसरा है हीगलवादी आदर्शवाद, चौथा है मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद देखिए यहाँ पे इनको देना चाहिए था ऐसे कि कौन से विचारधारा के लोग राज्य को क्या मानते हैं। तो मार्क्सवाद जो है, मार्क्सवाद तो उत्पीड़क संस्था मानता है। उसके बाद परंपरागत उदारवाद जो है यह राज्य को आवश्यक बुराई मानेगा, और उदारवादी आदर्शवाद जो है वह देखिए इसमें हीगल आदर्शवादी जो हो जाएगा वो नैतिक व अधिकता की अभिव्यक्ति मानेगा। तो इस तरह से जब हम मैच कराएंगे साथियों, परंपरागत उदारवाद हमने बता दिया कि आवश्यक बुराई मानेगा, और उदारवादी आदर्शवाद जो है यह आवश्यक भलाई मानेगा, और हीगलवादी आदर्शवादी जो है वह राज्य को क्या मानते हैं, नैतिकता व विधिकता की अभिव्यक्ति, और मार्क्सवादी जो है वह राज्य को उत्पीड़क संस्था मानते हैं। तो इस तरह से जब हम मैच कराएंगे साथियों तो हमारा हो जाएगा ए का, देखिए ए का हो जाएगा 3, और बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 4 और डी का 1। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा वो देखिए बी सही है। देखिए चलिए अब पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है? जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, आरंभक या उपरोक्त तो सभी। तो पूछ रहा है कि कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित है। तो इनमें से जितने प्रावधान दिए सब जो है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित। चलिए अब देखते हैं। हाँ देखो, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनमत प्रत्यक्ष रूप से निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रक्रिया में भाग लेती है। जनमत संग्रह जो है यह पहली आरंभक, प्लेबिसाइट, अंतिम जनमत संग्रह और वापस बुलाना, रिकॉलिंग प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से संबंधित हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में किसने एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की उद्घोषणा की? मैगनी, लॉर्ड एक्टन या कार्ल मार्क्स या लेनिन। तो एक राष्ट्र एक राज्य की जो घोषणा किए हैं वह है मैगनी। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, इटली के महान देशभक्त और राजनेता मैगनी ने एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत की घोषणा की थी। भारत में अभिनव, देखिए भारत संघ की स्थापना मैगनी के यूथ इटली नामक संगठन की प्रेरणा से प्रेरित होकर के की गई थी, और मैगनी का उद्देश्य एक ताकतवर देश के रूप में इटली को स्थापित करना था। और अभिनव भारत जो है ये बी डी सावरकर के द्वारा स्थापित संस्था है। देखिए, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूछ रहा है। मैकियावली, मॉन्टेस्क्यू या संत थॉमस एक्विनास या बेंथम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, शक्ति पृथक्करण जो है वह मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए मॉन्टेस्क्यू ने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के विभाजन का समर्थन किया। उनका मानना था कि यदि सभी वे शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी एक संस्था को प्रदान कर दी जाएंगी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता असुरक्षित हो जाएगी। अतः शासन के तीनों अंगों को दूसरे से स्वतंत्र शक्ति प्राप्त होना आवश्यक है। तो इस तरह से साथियों ये रहे क्वेश्चन नंबर 19 की व्याख्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में है कि किसका मानना था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था है? हीगल, रूसो, बेंथम या मार्क्स। कौन ऐसा मानता था कि राज्य सदैव ही दमनकारी संस्था है? तो ऐसा जो मानने वाले व्यक्ति थे वो थे साथियों मार्क्स ऐसा हमेशा जो है कि मानता था। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, राज्य के संबंध में मार्क्स का विचार था कि वह सदैव ही दमनकारी संस्था है, क्योंकि इसके द्वारा ही शोषित वर्ग का शोषण करता है। राज्य का निर्माण धनवान वर्ग अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए करता है। जो वर्ग संपत्ति को चुनौती देता है उसे इस संस्था द्वारा उत्पीड़ित किया जाता है और वर्ग संघर्ष को दबा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से किस राज्य के वर्ग संघर्ष सिद्धांत का समर्थन किया? वर्ग संघर्ष सिद्धांत का समर्थन किसने किया? दे रहा है मार्क्स या एंजिल्स या लेनिन या उपरोक्त सभी। तो
क्वेश्चन नंबर 21 में का हो जाएगा साथियों सही जवाब उपरोक्त सभी, क्योंकि देखिए राज्य के वर्ग संघर्ष सिद्धांत का समर्थन जो किए थे वो मार्क्स भी किए थे और एंजिल्स भी किए थे और लेनिन भी किए हैं। तो ये सभी लोग जो है कि वर्ग संघर्ष सिद्धांत के समर्थक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। किसका कथन है? ब्राइस, गेटेल, लॉस्की या वुडरो विल्सन। तो ये कथन है साथियों लॉस्की का। व्याख्या देख लीजिए। देखिए उपर्युक्त प्रश्न में पूछा गया कथन लॉस्की का है। इनका विचार है कि प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से आर्थिक समानता होनी चाहिए। आर्थिक समानता का अभाव व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के समान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत या शक्ति सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनु ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसका नाम है साथियों, मनु ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो मनु ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह है मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत दोनों को किया। तो इस तरह से व्याख्या देखते हैं। देखिए हाँ, मनु ने मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत दोनों का प्रतिपादन किया था, अतः उपयुक्त प्रश्न के विकल्प ए और बी दोनों ही जो है कि सही होंगे। मनुष्य स्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 294 में कहा गया है कि स्वामी मंत्री पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र ये 7 राज्य की प्रकृतियां हैं। इनसे युक्त सक्षोभ राज्य सप्तांग कहलाता है। इसी प्रकार मनु ने परराष्ट्र संबंधों पर विचार करते हुए 2 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ये हैं मंडल सिद्धांत तथा षाण्गुण्य सिद्धांत, षाण्गुण्य नीति जिसको कह सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 24, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी भी सही नहीं हो सकता। इसका कथन कौन है, किससे संबंधित है? तो यह कथन जो संबंधित है साथियों वह है महात्मा गांधी से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 24 का देख लेते हैं। देखिए बी सही है। दिया गया है कि एम के गांधी ने साधन और साधक की पवित्रता पर विचार करते हुए साधनों की पवित्रता पर अधिक बल दिया। उनकी मान्यता थी कि गलत साधनों से सही साधन की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने माना है कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों कि गांधीवादी विचारकों में निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते? गांधीवादी विचारकों में निम्न में से कौन सा से संघर्ष प्रमुखता रूप से अभिव्यक्त नहीं होते? काश्तकार, श्रम और पूंजी में संघर्ष, और काश्तकार और भू स्वामी में संघर्ष, गांव और शहर में संघर्ष, या ब्राह्मण और दलित के संघर्ष। तो गांधीवाद में जो संघर्ष नहीं दिखाई देता है वह है साथियों गांव और शहर में जो है कि संघर्ष। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए गांधीवादी विचारकों में गांव और शहर के मध्य संघर्ष की अभिव्यक्ति प्रमुखता से नहीं होती है, और श्रम और पूंजी में संघर्ष के समाधान के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत काश्तकार और भूस्वामी तथा ब्राह्मण और दलित संघर्ष के निरस्त्रीकरण के लिए क्रमशः कृषक संगठन और अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन का गठन गांधीवादी विचारों में अभिव्यक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त गांव एक शहर के मध्य संघर्ष इसके अतिरिक्त गांव एवं शहर के मध्य संघर्ष का उल्लेख गांधीवादी विचारधारा में नहीं मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 26 है साथियों कि सप्तांग सिद्धांत का संबंध है। सप्तांग सिद्धांत का संबंध है तो क्या है? सामाजिक
व्यवस्था से, आर्थिक व्यवस्था से, या न्यायिक व्यवस्था से, या राजनीतिक व्यवस्था से। तो सप्तांग सिद्धांत का जो संबंध है वह है साथियों राजनीतिक व्यवस्था से। देख लीजिए व्याख्या। देखिए, भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य का सप्तांग सिद्धांत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस सिद्धांत के आधार पर राज्य के प्रमुख 7 अंगों, कौन कौन से? पहला स्वामी, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, और चौथा जो है कि स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, और तब जाकर के मित्र, ये जो है कि सप्त सिद्धांत मिलने शुरू होते हैं। और मित्र का वर्णन करते हुए, ये सब सिद्धांत है, उसके बाद इनका वर्णन करते हुए राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या की गई है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी के नेक्स्ट सवाल हम जो है कि अगले वीडियो में लाएंगे। अगर आप लोगों को ये यूजफुल लग रहा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए। धन्यवाद।